बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनेंशियल टास्क फोर्स के पाकिस्तान के हवाले से होने वाले इजलास में तुर्की, चीन और मलेशिया ने पाकिस्तान की हिमायत की है, जिसके बाद फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने फैसला किया है कि पाकिस्तान को फिलहाल ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए और अक्टूबर तक मजीद मोहलत देते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मजीद सख्त इक़दामात उठाए जाएं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, लेकिन अब तक इसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन पाकिस्तान में बैठी माफिया ने पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डलवाने की साजिश तैयार कर ली है। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये माफिया अंदरून खाना बदतरीन खेल खेलने जा रही है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में जब पनामा लीक्स पर GIT बनाई गई तो उसमें मुख्तलिफ वॉल्यूम बनाए गए थे, जिसमें वॉल्यूम 10 इंतहाई अहम है। इस वॉल्यूम 10 में जरदारी और नवाज के करप्शन के कारनामों से लेकर उजैर बलोच, अयान अली समेत करप्शन के पूरे नेटवर्क की तफसीलात मौजूद हैं। ये वॉल्यूम 10 अभी तक पब्लिक के सामने नहीं लाया गया, वरना बहुत सौ की चीखें निकल जाएंगी। जरदारी और नवाज के वकला अब तक वॉल्यूम 10 को खुलवाने से घबरा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वॉल्यूम 10 को पब्लिक नहीं किया? इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग में यही दो खानदान मुलविस हैं। इसका सबूत यह है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची से लेकर लाहौर तक कार्रवाई की गई। इसमें से ज्यादातर टारगेट किलर्स और माफिया का ताल्लुक इन्हीं दो पार्टियों से जा जुड़ता है। यही वजह है कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने माशी दहशत गर्दी का टर्म यूज किया था और दहशत गर्दों के सहूलतकारों और फाइनेंसियर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया, जिसकी वजह से इन माफिया की नींदें उड़ गई थी। फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में जाने का मतलब माशी पाबंदी है। हालांकि ये बात 100% साबित हो चुकी है कि जरदारी और नवाज ये दो लोग हैं जो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के मौजिद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद रखने वाले यही दो अशखास हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और NRO या मीसाके मईशत या दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज करके इनको सहूलतें दी जाती हैं या डील करके इन्हें तिब्बी बुनियादों पर मुल्क से बाहर भेजा जाता है, तो याद रखें दुनिया के आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का मौका मिल जाएगा। खास तौर पर पड़ोसी मुल्क भारत जो रोज रोज अपने दांत पीसता है और पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त साजिशों में मसरूफ रहता है, इसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा। याद रहे कि फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने अक्टूबर तक का टाइम दिया है और ये आखिरी डेडलाइन है। अगर इन मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों और चोरों को अगर छोड़ दिया गया, चाहे ये $70 बिलियन दें या $100 बिलियन, इसके नतीजे में जो नुकसान होने वाला है वो इन $70 बिलियन से बढ़कर होगा। एक दफा जरदारी और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए तो याद रखें ये वापस मुड़कर नहीं आएंगे। आप चाहें जितनी कोशिश कर लें। आपका क्या ख्याल है कि ये इंटरनेशनल माफिया इनको वापस जाने देगी? क्या इस बात के सबूत मौजूद नहीं कि ये लोग बराह रास्त गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते थे? क्या बैरून मुल्क अनासिर क्या इन्हें वापस जाने देंगे? अल्ताफ हुसैन के मामले पर बरतानिया से इतनी लेदे हो रही है, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इसहाक डार को वापस लाया जाए। अगर नवाज शरीफ और जरदारी को छोड़ दिया जाता है तो बरतानिया और दुनिया को क्या पैगाम जाएगा? अगर बिलफर्ज जरदारी और नवाज शरीफ भाग जाते हैं और हुकूमत इन्हें मुल्क में वापस लाने के लिए खत लिखती है तो बाहर की हुकूमतें कभी वापस नहीं करेंगी, बल्कि उनको तो ये बहाना मिल जाएगा कि अगर जरदारी और नवाज वाकई पाकिस्तान को मतलूब थे तो इन्हें मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया गया? और कोई भी मुल्क आपकी बातों पर कान नहीं धरेगा। फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई नजर आनी चाहिए और इन्हें सजाएं दी जानी चाहिए, और जब तक इन्हें सजाएं नहीं दी जाएंगी तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है? याद रहे कि इस वक्त दुनिया को CPEC और पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी से भी शदीद परेशानी है। दुनिया के बहुत से ममालिक अमेरिका, भारत और मगरबी ममालिक CPEC से खुश नहीं है। पाकिस्तान में कतर $22 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान का नाम बिलफर्ज ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो पाकिस्तान में होने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी रुक जाएगी और आलमी मालियाती मुआहदे खत्म कर दिए जाएंगे। ये है असल साजिश जिसे समझने की जरूरत है। इस वक्त हुसैन हक्कानी इसहाक डार से राब्ते में है। CIA रॉ की जानिब से इस माफिया को पैसा दिया जा रहा है और हुकूमत को लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को इस जाल में फंसाया जा रहा है ताकि किसी तरह जरदारी और नवाज जिनके खिलाफ गद्दारी के केसेस खुलने वाले हैं, किसी तरह इनको बचाकर मुल्क से बाहर ले जाया जाए। जैसे ही ये माफिया मुल्क से बाहर गायब हो गई तो इसके बाद आप जितनी भी कोशिश कर लें, इन मुल्क दुश्मन अनासिर ने वापस नहीं आना और इन मुल्क दुश्मन अनासिर को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा। और यही माफिया
खुफिया फाइनेंशियल टास्क फोर्स के जरिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करेंगे। हुसैन हक्कानी की मिसाल ले लीजिए, जो मुल्क से बाहर भागा हुआ है, वो भारतीय लॉबी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाता है और फाइनेंशियल टास्क फोर्स को खुफिया पैगामात भिजवाता है कि पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां लगाई जाएं। इसी तरह इससे पहले जब अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने जा रहा था, तो यही हुसैन हक्कानी था जिसने अमेरिका को मना किया था कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे ना दो, वरना ये तैयारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। यानी जो भी गद्दार लुटेरा मुल्क से बाहर भाग जाता है, इसे भारतीय लॉबी खरीद लेती है और भारतीय लॉबी इस शख्स को पाकिस्तान ही के खिलाफ फिर इस्तेमाल करती है और फिर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि देखो हम तो पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि पाकिस्तान का अपना शहरी ही अपने मुल्क पर इल्जाम लगा रहा है। पाकिस्तान में एहतसाब शुरू हो चुका है। इदारों को और करप्ट माफिया और ब्यूरोक्रेसी को अब पता चल चुका है कि इमरान खान सख्त तरीन एहतसाब के मूड में है। ये सारे लोग अब कांप रहे हैं। एक दफा अगर एहतसाब का खौफ इदारों में बैठ जाए तो करप्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही खौफ इमरान खान लाने में कामयाब हो गए हैं और ये खौफ ही माफिया को खाए जा रहा है। अगर ये माफिया प्ली बार्गेन के नाम पर डील करने की कोशिश करती है तो याद रखें कानून में इसकी इजाजत नहीं है। इसकी एक ही सूरत हो सकती है कि ये माफिया अपना सारा लूटा हुआ पैसा रियासत के हवाले करे और अपना जुर्म का एलानिया इकरार करे, जिसके बाद इनकी सियासत के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। इस वक्त माफिया इसी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह पैसा देकर जान छुड़ाई जाए। ये लोग पैसा देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जुर्म का इकरार करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही माफीनामा करने को तैयार हैं, क्योंकि अगर इस माफिया ने जुर्म का इकरार कर लिया तो इस माफिया की सियासत दफन हो जाएगी और इमरान खान यही चाहते हैं कि ये माफिया एलानिया अपने जुर्म का इकरार करे ताकि इनकी वापसी का दरवाजा बंद हो सके। नाजरीन कराम, ये जंग इस वक्त माफिया और इमरान खान के दरमियान लड़ी जा रही है। इस वक्त डील की राह में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। इमरान खान अगर रास्ते से बिलफर्ज हट जाए तो उसी वक्त डील हो जाएगी। यही वजह है कि इमरान खान की सिक्योरिटी इंतहाई अहम है और वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकारीर में इशारों किनायों में बता दिया था कि इनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। माफिया के खिलाफ ये जंग संगीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगर बिलफर्ज इन्हें पैसा देकर छोड़ भी दिया जाता है तो जितना पैसा ये देकर छूटेंगे इससे ज्यादा इस कौम से वसूल करेंगे और जिन खुफिया एजेंसियों के लिए ये काम कर रहे हैं वो खुफिया एजेंसी अब इनसे क्या क्या काम लेने वाली हैं, इस बात का अंदाजा होना चाहिए। अल्ताफ हुसैन हक्कानी को देख ले, जिनको खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। ये माफिया इसी तरह बाहर जाते ही अपने कारकुनान को बगावत पर उकसाने की कोशिश करेंगे, जैसे अल्ताफ हुसैन लंदन से बैठकर करवाता है और फिर एक नहीं तीन अल्ताफ पैदा हो जाएंगे। इसी तरह इनकी सारी जायदाद दूसरों के नाम है। अगर ये बिलफर्ज वहाँ से पैसा वापस लाना चाहें तो इन्हें 100 सवालों से गुजरना होगा। इन्हें यह बताना होगा कि ये जायदादें कहाँ से खरीदी और बाहर के मुमालिक कोई न कोई बहाना तलाश करके किसी न किसी तरह इन पैसों को पाकिस्तान जाने से रोकेंगे। इसीलिए ये काम सिर्फ रियासत कर सकती है। जो भी मामला तय हो सकते हैं वो रियासत टू रियासत होंगे। नाजरीन कराम, डॉन लीग्स, विकी लीग्स और पीटीएम जैसी मुल्क दुश्मन तंजीमों का साथ देना और सोशल मीडिया पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, क्या ये सब हमें याद नहीं? क्या ये लोग इतनी जल्दी बदल गए? जो रियासत मुखालिफ तकारीर बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी और नून लीग की क़यादत ने की और पीटीएम को भी इन्होंने सपोर्ट किया, इनसे अब क्या बईद है कि ये लोग मुल्क से बाहर जाकर ये काम ना करें। अभी तो रियासत की कस्टडी में है, इनका नाम ECL में है, तो ये इनका हाल है। जब ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो ये लोग ये काम पहले से ज्यादा करेंगे और पहले से ज्यादा रियासत मुखालिफ तकारीर करेंगे। इनकी अपनी अपनी रियासतें हैं। इनकी चोरी और लूट मार की रकम को गिनने के लिए भी एक बाकायदा इदारा चाहिए। आम आदमी के बस की बात नहीं है इनकी रकम गिनना। याद रखें, इस वक्त दुनिया भर की रियासतें नोट कर रही हैं। जब वजीर आज़म इमरान खान ने दुबई, सऊदी अरब और चीन का दौरा किया था, वहाँ पर यही बात हुई थी कि पाकिस्तान का एहतसाब का निजाम सख्त किया जाए और फौरी तौर पर सजाएं देने का निजाम वज़ा किया जाए। इसी तरह दौरे से वापस आकर इमरान खान ने निजाम बदलने की बात की और इमरान खान ने फैसला कर लिया कि इस निजाम को ठीक करना है और इनका एहतसाब करना है। जब तक एहतसाब नहीं होगा मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसके नतीजे में हुकूमत जाती है या कोई भी वाकया रोनुमा होता है, इमरान खान ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान को मालूम है कि इनकी सियासी, माशरती और नजरियाती बका सिर्फ और सिर्फ एहतसाब में है। अब देखना यह है कि इमरान खान और माफिया के दरमियान जारी जंग में किसका पलड़ा भारी रहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।